नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का राजस्थान परीक्षा के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जानकारी वाला वीडियो कि दोस्तों जो देश में जो अग्निपथ योजना जो लागू की गई है कि क्या है अग्निपथ योजना। आज इस योजना के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या तो इसमें एज रखी गई है, क्या आपका वेतनमान होने वाला है, क्या इसमें कौन सी योजनाएं लागू की गई है, और हाँ, कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल एनालिसिस यानी कि एक तटस्थ लेकर इसके फायदे और नुकसानों की बात मैं आप लोगों के सामने करना चाहूंगा। पहली बात, जब मैं फायदे और नुकसान की बात आप लोगों के सामने करने जाऊं तो मेरे लाडलों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं एज ए गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने आखिर क्यों ये योजना लागू करी, उनको ऐसा गवर्नमेंट को आखिर ऐसा क्या फायदा हो सकता है, मैं केवल उन बातों के बारे में चर्चा करूंगा। दूसरी बात, जो नुकसान हो सकते हैं उनकी तटस्थ बात मैं आप लोगों के सामने लेकर जाऊंगा। हो सकता है ये मैंने कई जगह से एनालिसिस करके देखा हो, जो देश की अभी जो स्थिति चल रही है, जो युवाओं में अभी जो रोष व्याप्त है, उस तरीके से जो हम देख रहे हैं उसे अगर दूसरे तरीके से अगर मैं इन बातों को कहना चाहूं तो इसको अनादर वे में मत लीजिएगा कि तटस्थ मैं एनालिसिस करूंगा। इसमें कहीं आप लोग बचीड़ लगाते और कमेंट बॉक्स में हेलीकॉप्टर सा बनाते ना बेटा। तो देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अग्निपथ योजना क्या है। तो पहली बात देखो, अग्निपथ योजना के अंतर्गत हमारे देश के जो तीनों विंग्स है, जो सेना के तीनों पार्ट है ना, आर्मी, आपका नेवी और एयरफोर्स, इसके अंतर्गत ऑफिसर ग्रेड के पदों को छोड़कर जो ऑफिसर ग्रेड से निचले तबके के जितने भी सारे पद हैं उन पर भर्ती की जाने वाली है दोस्तों। और जो वीर, जो मेरे प्यारे भाई लोग उसमें लगेंगे, उन्हें नाम दिया जाएगा अग्निवीर का। जी हाँ दोस्तों, तो सीधी सी बात है, अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन्हें क्या दिया जाएगा, अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। बात करते हैं इसकी योग्यता की। योग्यता इसकी वही रखी गई है, 10वीं पास है ना दोस्तों। योग्यता जो रखी गई है वो 10th पास रखी गई है। और उसके बाद ये आप 4 साल तक इस सेना में भर्ती कर रहकर देश की सेवा करेंगे। इस बीच आपको 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है, ताकि आप आगे चलकर भी क्या कर सके, अपनी पढ़ाई को आगे लगा सके, अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से चालू कर सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि सेवा काल, और अगर मैं इसमें आयु की बात करता हूं तो देखो, 4 साल तक इसमें आप भर्ती होंगे, 4 साल तक आप देश की सेवा करेंगे, मतलब 4 साल तक के बाद में आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। एक तरीके से आप सेवा से निवृत्त हो जाएंगे, आपको 4 साल की नौकरी करनी है। आयु जो रखी गई है गवर्नमेंट ने, इसकी 17.5 साल से 21 वर्ष रखी गई है। लेकिन हाल ही एक न्यूज के द्वारा यह पता चला कि इसकी जो आयु सीमा है 21 साल से बढ़ाकर अब 23 साल कर दी गई है। समझ बात ना, पहले तो क्या था, 17.5 से लेकर 21 साल की इसकी आयु थी, अभी 21 से इसको 23 साल बढ़ाकर कर दी गई है। वो प्रावधान इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, क्योंकि आज हमें, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आज ही मुझे सूचना मिली, मैंने आप लोगों के सामने बताई। बात की जाए कि चलो सर 4 साल के लिए नौकरी की जाए, अब इन 4 सालों में हमें आखिर क्या मिलेगा ऐसा कि 4 सालों के अंतर्गत जो प्रोसेस हमारा रहने वाला है ना, जो सैलरी आप लोगों की रहने वाली है। तो दोस्तों, एक सिस्टम के थ्रू, इस सारणी के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे मान लीजिएगा पहले साल में आपकी जो तनख्वाह थी वो थी 30,000 रुपए। अब 30,000 में से बेटा 30% की आपकी पहले साल कटौती की जाएगी, है ना, कटौती की जाएगी और आपको कट कटा के 21,000 रुपए मिलेंगे। यानी इसका 30% 9,000 रुपए वो कट के आपका कट के 21,000 रुपए मिलेंगे। अगले साल जब तनख्वाह बढ़ती है आपकी तो 33,000 मिलेगी। 33,000 का लगभग 30% कट के 23,100 रुपए आपको मिलेगा। तीसरे वर्ष में यही तनख्वाह 36,500 हो जाएगी। और जब आपका अंतिम वर्ष होगा सेवा का, तो बेटा चौथे साल के अंदर 40,000 तो आपकी सैलरी होगी, 30% यानी 12,000 कटेगा, 28,000 रुपए आपका इन हैंड आएगा। 4 साल के बाद में जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात है ना, जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जो सैलरी आपकी कटी है इन 4 सालों में, वो सैलरी लगभग 5.2 लाख रुपए के आसपास होगी। उसमें उतना ही पैसा मिलाकर और कुछ एक ब्याज की राशि आप लोगों को देकर लगभग 11.71 लाख रुपए आपको इन हैंड दिए जाएंगे, एक मुश्त किस्त के रूप में। यानी इन हैंड आपको क्या मिलेंगे बेटा, एक मुश्त किस्त के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही इसके अंदर आपको बीमा की एक सुविधा दी गई है। मान लीजिएगा कोई मेरा भाई सेवा करते करते अगर शहीद हो जाता है तो उसके लिए 1 करोड़ का बीमा राशि नियुक्त की गई है। अगर जान की हानि न होने के साथ कोई एक ऐसा डिसेबिलिटी हो जाता है, मतलब अंग भंग हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण वो अपनी आजीविका का निर्वाह नहीं कर सके, उसके लिए 44 लाख रुपए का बीमा का प्रावधान किया गया है। ये तो था मोटा मोटा बात, ठीक है, कि भाई सैलरी का अपना क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इसमें घटना घटती रहेगी, क्या नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अग्निपथ योजना के अंतर्गत कि ये योजना को क्यों लागू किया गया।
देखो भाई, सबसे बड़ी बात है, योजना को लागू करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, क्या मोटिव नहीं है। तो मैक्सिमम अगर मैं देखना चाहूं तो दोस्तों देखो, अपने इंडिया में जो सेना भर्ती में जो सैनिकों की जो औसत आयु है वो 32 ईयर्स करके है ना, 32 वर्ष की है। कई देशों में इसकी अलग अलग करके, ठीक है। पहली बात तो 17.5 से लेके 21 साल या 23 साल तक की एज में अगर अब इनको भर्ती किया जाए तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि देश में जो युवाओं की भर्ती है, जो युवा सैनिक है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार ने एक छोटी सी कोशिश की है कि आर्थिक जो बोझ है, जो रक्षा बजट का मैक्सिमम हिस्सा सेना पर खर्च किया जाता है, कहीं ना कहीं ये उसको बचाने की कोशिश के अंतर्गत भी इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इसकी चर्चा मैं अभी आगे वाले पॉइंट में आप लोगों के साथ करूंगा कि क्या तो ये फायदे हो सकते हैं और इसके क्या नुकसान किए जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब तक ओवरऑल हमें यह पता चला कि भाई अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। 4 साल के बाद उनको तनख्वाह मिलेगी, कटकटा के जो भी मिलेगा लगभग 12 लाख रुपए उनके हाथ में होंगे। एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उन लोगों को, उस सर्टिफिकेट से है ना, जब आप नौकरी कर लेंगे तो एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा मेरे लाडलो। उस सर्टिफिकेट से आप जब नौकरी कर वापस आएंगे तो अगर आपको अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहे तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देंगे, या किसी प्राइवेट कंपनी में अगर काम करना चाहे तो वो सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पहली बात है, ठीक है। जहां तक बात है, अब अगर अपन बात करते हैं इसके फायदे नुकसान की बात करते हैं, देखो सबसे बड़ी बात एक और है कि सेना में रेजिमेंट व्यवस्था खत्म कर दी गई, जो अंग्रेजों के जमाने से जो व्यवस्था चलती आ रही थी, है ना, कि भैया जैसे कि गोरखा रेजिमेंट है तो उसमें उसी समाज के उसी वर्ग के लोग जाएंगे, राजपूताना रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है ना। अब क्या हुआ दोस्तों, ये ऑल इंडिया रैंकिंग के सिस्टम से यानी ऑल इंडिया मेरिट के सिस्टम से इसमें भर्ती होगी। मतलब अब किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज से बिलोंग करने वाला व्यक्ति अब किसी भी रेजिमेंट के अंतर्गत भर्ती हो सकता है। यहां अब पर्टिकुलर रेजिमेंट व्यवस्था को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। साथ ही जो पेंशन व्यवस्था थी वो भी खत्म है। मतलब आपको पेंशन के रूप में कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों ना, पेंशन के रूप में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटी सी व्यवस्था रखी गई है। वो छोटी सी व्यवस्था क्या रखी गई कि हर साल ये जो वैकेंसी निकलेगी, हर साल 2 बार वैकेंसी निकलेगी और हर साल लगभग 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस साल ये 46,000 सैनिकों की भर्ती के लिए प्रावधान दिया गया है, अगले साल से 50,000 भर्ती होगी। अब उनमें से क्या होगा, देखो लाडलो कि 100 जैसे मान लो 100 लोग आपके भर्ती होते हैं, तो ऐसा नहीं कि 100 के 100 लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। उनमें से 25% रेशो जो सैनिकों को होगा उनको वो वही रखेंगे, बाकी 75% जो सैनिक है उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। जैसे मान लो 100 लोगों की भर्ती हुई, 100 लोगों की भर्ती हुई, 4 साल तक उन्होंने नौकरी की, 4 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। अब देश की सेवा करने के बाद में अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से या किसी भी तरीके से जो मापदंड व्यवस्था सेना का रहता है उसके अकॉर्डिंग उसका 25% मतलब 25 लोग नौकरी पर रहेंगे, बाकी 75 लोगों को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ये एक छोटा सा कंसेप्ट इनके साथ रखा गया है। अब मैं चर्चा करता हूं, देखो हमने बताया कि भाई रेजिमेंट व्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, आप लोगों की जो है पेंशन व्यवस्था वो लागू नहीं होने वाली, पहली बात तो, ठीक है। अब अगर आगे की अगर अपन चर्चा करते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि भैया इसके फायदे और नुकसान की अगर मैं बात करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे शब्दों को मैं बिल्कुल तोल मोल कर मैं कहने जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जो भी हालात है वो इस योजना के जो चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, बहुत हालात आपको भी पता है मुझे भी पता है ना। कोई भी योजना जब लागू की जाती है तो उसके पक्ष में भी कई चीजें होती है और उसके विपक्ष में भी होती है। मैं एक न्यूट्रल एनालिसिस कर रहा हूं, एक तटस्थ व्यवस्था देकर कर रहा हूं, और आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, ठीक है भैया। भाई को लपेटे में मत लेना, मैं केवल एक तटस्थ एनालिसिस करने जा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट की तरफ से बताऊं कि इसके फायदे की बात बताऊं, पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, अकॉर्डिंग टू मैं सरकार, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की अगर मैं बात करता हूं कि गवर्नमेंट ने क्या सोचकर इसको लागू किया, तो गवर्नमेंट भाई अपना फायदा देखेगी तभी तो लागू किया। पहली बात तो ये कि कहीं ना कहीं जो हमारा रक्षा बजट है ना, जो हमारा बजट है सेना पर खर्च करने का, जो रक्षा बजट होता है उसका लगभग 28% सेना पर खर्च होता है उनके वेतन पर। साथ ही 26% जो बजट है इन लोगों का पेंशन पर खर्च होता है। अभी भी लगभग 32 लाख के आसपास लोगों को पेंशन दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये एक मानस है कि यार ये जो अतिरिक्त खर्चा है इसको किसी न किसी तरीके से बचाया जाए। जो रक्षा बजट का जो अपना जो बजट होता है उसका मैक्सिमम जो खर्चा है वो तो सेना पर ही खर्च हो जाता है। तो उसको कहीं ना कहीं ये लोग क्या है समाप्त करना चाहते हैं, उसको कम करना चाहते हैं, उसको समेटना चाहते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब
औसत आयु हम लोगों की, जैसे कि सेना में जब भर्ती हो रहे हैं 21 साल का कोई बंदा अगर रिटायर होकर आता है, 5 साल तक 4 साल तक नौकरी करता है, तो जो सेना की जो औसत आयु हो जाएगी वो हमारी युवा सैनिकों की भर्ती होगी, पहली बात। साथ ही जब 4 साल के बाद में जब ये सैनिक समाज में आएंगे तो समाज को एक नई ऊर्जा के रूप में, एक नए लोगों के रूप में सुसंगठित, सुव्यवस्थित और अनुशासित लोग मिलेंगे। समाज की जो अनुशासित लोगों की जो तादाद है वो बढ़ेगी, तो समाज में अनुशासन भी बढ़ेगा इन लोगों के थ्रू, ठीक है। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं देश के अंतर्गत ये जो व्यवस्था लागू की गई है सेना की, तो दोस्तों देखो मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं जैसे हर साल 2 वैकेंसी निकलेगी, तो जो वैकेंसी है आपकी भर्ती है ये भी अब अधिक मात्रा के अंतर्गत निकलेगी। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फायदे तो मुझे यही नजर आ रहे हैं, 2-4 पॉइंट कि हाँ भाई जो रक्षा बजट पे जो इतना सारा पैसा खर्च होता है उसको थोड़ा सा हम कम कर दे, ठीक है। और जो सेना में अब जो समाज के जो व्यक्ति हैं वो ज्यादा सुसंगठित होंगे, एज ए वेल ट्रेंड होंगे, है ना, सेना से ट्रेंड करके आए। साथ ही दोस्तों जब भर्ती प्रक्रिया होगी तो शुरुआती 6 महीने तक उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो मेरे नजर में यह बात अगर मैं नुकसान की करता हूं कहीं ना कहीं पे, तो ये मेरा पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं या फिर हो सकता है कि आपको सही बात नहीं लगे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जो आपको राय लगती है वो जरूर दीजिए इसको वीडियो के एंड में। कि यार जब कोई 17.5 साल का लड़का 10वीं पास करके जॉब में जाएगा और 21 साल या 23 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में 4 साल नौकरी करेगा, वो अगर 21 साल की होगी तो 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, और अगर 23 साल इसकी एज रखते हैं तो 23 और 4 27 साल की एज में वो रिटायर होकर आ जाएगा। तो उसके हाथ में, हाँ मैं मानता हूं कि कुछ एक पैसा होगा, 4 साल वो नौकरी करेगा तो कुछ तो तनख्वाह मिलेगी। अब कई लोग कहते हैं यार नौकरी करेगा तो 10-1 लाख रुपए तो वो कमा लेगा और 11-12 लाख रुपए तो गवर्नमेंट दे देगी, तो 20 लाख रुपए उसके पास होंगे। अरे भाई जब नौकरी करेंगे तो एक बच्चे के सिर पर जिम्मेदारी रहती है, माता पिता की जिम्मेदारी रहती है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी रहती है। माना कि कम उम्र में वो नौकरी लग गया तो जो तनख्वाह वो महीने की ले रहा है तो क्या वो बचाएगा थोड़ी यार, खर्चा होगा, जिम्मेदारी है, तो उसको तो नील बटा नील करो। हाँ 11 से 12 लाख रुपए आपको मिलेंगे, क्या 11 से 12 लाख रुपए लेकर उस 25 साल के युवा में, समझिएगा उस 25 साल के युवा में क्या इतनी समझ होगी कि जो केवल सेना में रहा है, जो केवल सेना की भर्ती में रहा है, जिसने केवल देश की सेवा करी है, वो जब यहां आएगा समाज के लोगों के बीच रहेगा तो क्या उसका सही रूप से यूटिलाइज कर सकता है? वो क्या उसमें इतनी समझ होगी कि उससे कुछ नया स्टार्टअप करे, और क्या उसको समाज के लोग अपना पाएंगे कि यार ये तो एक सैनिक है, क्या आम आदमी के जैसे वो जी पाएगा? यह एक मेरी आंतरिक व्यवस्था है जो मन की मेरी मंत्रणा में आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दूसरी बात, अगर मान लो जैसे मैं गांव का हूं और मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरे दिमाग में ऑलरेडी मुझे ये पता है कि यार मैं कितनी मेहनत कर लूं, मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगना केवल 4 साल के लिए है, 4 साल के बाद में मुझे रिटायरमेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद मेरा क्या होगा? तो कहीं ना कहीं जो मुझे एक टीज कर रहा है कि जो रोष जो व्याप्त हो रहा है, जो नेगेटिविटी जो फैल रही है वो इसीलिए कि यार 4 साल के बाद हमारा क्या होगा? हमने इतनी मेहनत भी की, देश के लिए हमने सेवा भी करी, और 4 साल के बाद में जब हम देखेंगे तो हमारे हाथ में महज 11-12 लाख रुपए होंगे, और उन 11-12 लाख से हम क्या करेंगे, आगे हमारा भविष्य क्या होगा, है ना? तो कहीं ना कहीं दिमाग में यह कॉन्ट्रडिक्शन वाली स्थिति और यह उहापोह की स्थिति जिसमें युवा बिल्कुल कंफ्यूज है, सारे कंफ्यूज है कि यार 4 साल के बाद में, क्योंकि अब पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही गई, 4 साल तक देश की सेवा करेंगे वह पढ़ नहीं सकते, अब 4 साल के बाद जब कुछ नया करने के लिए जाओगे तो यार बहुत बड़ी मुश्किल होगी वापस उस पटरी पर आने के लिए। हालांकि इस व्यवस्था को संभालने के लिए कई स्टेट्स ने यह घोषणा की, यह प्रावधान करने की कोशिश की, अभी तक पूरा नहीं किया कि यार इनको जैसे कि एक्स सर्विसमैन के जैसे इनको कोई कोटा में कोई फायदा दिया जाता है या आरक्षण दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था। जैसे अभी हाल ही में यूपी सरकार ने बोला है कि भाई जो सैनिक जो रिटायर होकर आएंगे उनको हम, जो हमारी स्टेट पुलिस है उसमें हम कुछ ना कुछ उनको आरक्षण देंगे, ऐसा प्रावधान है। ऐसा होगा या नहीं होगा ऐसा उचित रूप से नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो नुकसान यही है कि देश का जो युवा है अभी कंफ्यूज है कि उसका आगे का भविष्य क्या होगा, क्योंकि यार एक तरीके से देखा जाए तो देश की सेवा कहीं ना कहीं नंबर 1 पर है, प्रायोरिटी है हमारी कि देश की सेवा करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसको एज ए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो युवा है वो अपने आप को नगण्य मान रहा है कि यार 4 साल तक हमने देश की सेवा की, देश के लिए सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद क्या, हमारा क्या? हम वही आम आदमी के जैसे जीवन जिएंगे, हमारे भविष्य का क्या? ना तो हम इधर के रहने वाले ना इधर के रहने वाले हैं। जितना अमाउंट हमारे पास आएगा तो यार हम गांव के देसी आदमी हैं, हमारे पास जो पैसा आता है उससे पहले तो उसका खर्चा आ जाता है। भाई छोरा गया कमाने फौज में, रिटायरमेंट का एक साथ पैसा मिला, बहन का ब्याह करना है,
मकान बनाना है, फलानी जगह वो खर्चा होना है, कर्जा चुकाना है, तो बस बात खत्म। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है उसमें रोष है, होगा। ठीक है, कोशिशें चल रही है आगे। अगर इस प्रावधान में कुछ बदलाव होते हैं या होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या इसमें और कुछ उठापटक होनी चाहिए, दोस्तों आप रियल ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा। और ये केवल मैंने एक न्यूट्रल एनालिसिस किया है ना, कि फायदे वो है जो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे लगा कि हाँ ये हो सकते हैं, हाँ नुकसान जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिए। ज्यादा डीपली मैं इसके बारे में जाऊंगा नहीं, और उम्मीद करता हूं आप लोग ये मेरी बात समझ पाए। अगर इसके बारे में कुछ और जानकारी मुझे मिलती है, कुछ नए अपडेट्स आते हैं, तो मैं आप लोगों के सामने लेकर जरूर हाजिर होऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए शुक्रिया है। जय हिंद है, जय भारत, राम।